यार मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी, उसे एक ऐसे ही कंटिन्यू रखिएगा। आज के इस वीडियो में हम 4 महत्वपूर्ण न्यूज़ के टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे लिए, चाहे प्री मेंस या इंटरव्यू, कोई सा भी फेज़ हो एग्ज़ाम का, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम भारत ज्ञान परंपरा के आधार पर जो शिक्षा का बेस सरकार तैयार कर रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद दिल्ली का जो सबसे बड़ा मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो है वो बन रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हाल ही में एक न्यूज़ चर्चा में थी, स्पर्म एंड एग डोनर वास्तविक माता पिता होने का अधिकार नहीं रखते, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और फिर है पंच केदार और पंच बद्री होंगे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल। इसे शामिल करने के लिए पर्यटन विभाग ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रखा है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहला है भारत ज्ञान परंपरा पर आधारित शिक्षा पर सरकार जोर दे रही है। तो अब शिक्षा चाहे स्कूल से जुड़ी हो या इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी हो, उच्च शिक्षा में छात्रों को अब हर स्तर पर भारतीय ज्ञान परंपरा से रूबरू कराया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने इस पर तेजी से कार्य शुरू कर दिया है और तथा सभी पाठ्यक्रमों में इससे जुड़ी विषय वस्तु को शामिल किया जा रहा है। और शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वर्ष भर में 10,000 शिक्षकों को भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य है और इसके लिए मास्टर ट्रेनर तैयार करने का कार्य भी चल रहा है। यूजीसी ने भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े पाठ्यक्रम को भी डिज़ाइन कर लिया है और इसमें निम्नलिखित विषय वस्तु को जो शामिल किया है, जिसमें शामिल है महाभारत के कृषि और सिंचाई जैसी व्यवस्था, और खगोल विज्ञान की वैदिक अवधारणा और वैदिक गणित, और इसके साथ साथ प्राचीन भारत की सुश्रुत संहिता में वर्णित प्लास्टिक, मोतियाबिंद सर्जरी, रामायण कालीन कृषि और सिंचाई की तकनीक आदि। शिक्षा मंत्रालय ने इससे जुड़ी अलग अलग विषय वस्तु तैयार करने के लिए करीब 11 अन्य संस्थानों के साथ समझौता किया है। इसमें शामिल हैं काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CISR तथा इससे जुड़ी अन्य संस्थाएं जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जैसे कि DSIR, और इसके साथ साथ IIM संबलपुर, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली और वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरुपति, IIT खड़गपुर आदि शामिल हैं। नई शिक्षा नीति आने के बाद इस पर काम शुरू कर दिया है और इसमें पूरी शिक्षा व्यवस्था को भारत केंद्रित बनाने पर फोकस किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए अलग से डिवीज़न भी तैयार कर लिया है। अगला जो न्यूज़ है वो है मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो। ये बस डिपो हाल ही में दिल्ली में तैयार किया गया है और इस पर कार्य भी जोरों शोरों से जारी है। जान लेते हैं इसके बारे में। दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन ढांचे को मजबूत बनाने के लिए बसंत विहार में देश का सबसे बड़ा मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो सरकार बनाने जा रही है। इसका मंगलवार को LGV के सक्सेना और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने संयुक्त रूप से शिलान्यास भी किया है। और इस डिपो में 434 बसें, 230 कारें और 200 दोपहिया वाहन एक साथ खड़े किए जा सकते हैं, इतनी इसकी क्षमता है। और यह डिपो 5 एकड़ व 7.6 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में बना है तथा इसकी लंबाई 35 मीटर है। इसमें 6 पार्किंग स्थल भी बनाए जाएंगे। वर्तमान में यहाँ पर 125 बसें पार्क की जाती हैं तथा इसकी जो ग्राउंड कवरेज है वो 1.27 लाख वर्ग फीट है। इसकी जो टोटल लागत है वो 409.94 करोड़ है और इसको अगस्त 2026 तक चालू किए जाने की उम्मीद है। बहुस्तरीय डिपो में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है और 122 kV का इसमें सोलर पैनल भी लगाया गया है। और ये सोलर पैनल 600 किलोवाट सौर ऊर्जा भी उत्पन्न करेंगे। और यहाँ पर 87 सार्वजनिक वाहनों और बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट भी लगाए जाएंगे।
और इस स्थान का अधिकतम उपयोग करने के लिए यहाँ पर 45 डिग्री के कोण पर बसों को पार्क किया जाएगा। डिब्बों में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी होगा और हवा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सभी तलों पर इसमें पौधे भी लगाए जाएंगे। इसके निर्माण में राफ्ट पाइलिंग की जगह पाइलिंग फाउंडेशन तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें सार्वजनिक आवागमन के लिए परिधि के साथ सावधानीपूर्वक नियोजित रैंप की भी सुविधा होगी और यहाँ पर इस तरह के इलेक्ट्रिक बस पॉइंट लगाए जाएंगे। और ये वहाँ का एक फ़ोटो है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से बसों को 45 डिग्री के एंगल पर पार्क किया हुआ है। अगली जो खबर है वो है स्पर्म और एग डोनर माता पिता नहीं होंगे। इसको लेकर के हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। खबर कुछ इस तरह से है कि स्पर्म व एग डोनर जैविक माता पिता होने का दावा नहीं कर सकती। दरअसल एक महिला ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उसकी बेटियों का जन्म सरोगेसी से हुआ है, जिसमें महिला का पति स्पर्म डोनर और महिला की बहन एग डोनर थी, जिस पर महिला के पति का कहना था कि इस स्थिति में महिला को माता कहलाने का अधिकार नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस मिलिंद यादव की पीठ ने दोनों की दलील सुनी और महिला के पक्ष में फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि महिला की बहन एक स्वैच्छिक डोनर है, अधिक से अधिक उसे आनुवंशिक माता कहलाने का अधिकार है, उससे अधिक उसे कुछ नहीं। मामले में हाई कोर्ट के सहायक वकील ने बताया कि दोनों के बीच सरोगेसी का समझौता सन 2018 में हुआ था, जब सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 लागू नहीं हुआ था और यह समझौता इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा जारी गाइडलाइन के अंतर्गत आएगा, जिसमें उस गाइडलाइन के अनुसार डोनर और सरोगेट माता को माता पिता के सारे अधिकार त्यागने होंगे और वर्तमान जुड़वा बच्चियां याचिका करती है वह उसके पति की होंगी। नियमानुसार भारत में शुक्राणु व अंडाणुदाताओं का नाम गुमनाम रखा जाता है। जान लेते हैं सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 क्या है। तो इसे 25 दिसंबर 2021 को अधिनियमित किया गया था। इसका मकसद सरोगेसी की प्रक्रिया और अभ्यास को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति करना और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य सहायक प्रजनन तकनीक और सरोगेसी बोर्ड का गठन करना है। यह अधिनियम कई सारे प्रावधानों के साथ आया। यह सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। इसके बारे में और अधिक डिटेल से जानते हैं। सरोगेसी का लाभ उठाने के लिए पुरुष की आयु 26 से 55 वर्ष होनी चाहिए, वहीं महिला की आयु 23 से 50 वर्ष होनी चाहिए। सरोगेसी का लाभ उठाने के लिए कपल को कानूनी रूप से विवाहित होना चाहिए। सरोगेसी कराने वाले कपल को मेडिकल बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। अगर वे किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से अंडाणु या शुक्राणु नहीं दे सकते तो सरोगेसी के लिए किसी डोनर के अंडाणु या शुक्राणु का इस्तेमाल किया जा सकता है। सरोगेसी के लिए व्यावसायिक व्यवस्थाओं पर प्रतिबंध है। सरोगेसी के लिए केवल परोपकारी व्यवस्थाओं की अनुमति है जहां सरोगेट को कोई मौद्रिक, पारिश्रमिक या मुआवजा नहीं मिलता। सरोगेसी के मामले में तीसरे पक्ष की कोई इसमें भागीदारी नहीं होती है। अगली जो खबर है वो है पंच केदार व पंच बद्री होंगे विश्व धरोहर में शामिल। तो पंच केदार और पंच बद्री केदार धाम के ही अंग हैं और यूनेस्को की गाइडलाइन के अनुसार मुंबई के संस्थान ANL एसोसिएट को प्रारूप तैयार करने के लिए चयनित किया है। इन्हें शामिल करने के लिए कैबिनेट की बैठक में पर्यटन विभाग की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था। पंच बद्री में बद्रीनारायण यानी कि बद्रीनाथ धाम, आदि बद्री, बुद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री इसमें शामिल है। इस पिक्चर में पंच केदार को प्रदर्शित किया है और वहीं दूसरे इस पिक्चर में पंच बद्री को प्रदर्शित किया है। और पंच केदारों में केदारनाथ धाम, तंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमेश्वर और कल्पेश्वर महादेव शामिल हैं। दोनों ही धाम श्रद्धालुओं की असीम आस्था के केंद्र हैं तथा दोनों ही पुरातत्व महत्व के हैं। समयानुसार प्रारूप तैयार होने पर केंद्र सरकार इसे यूनेस्को के पास भेजेगी और यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल होने पर पंच केदार व पंच बद्री के संरक्षण को यूनेस्को से ग्रांट मिलेगी तथा यूनेस्को हेरिटेज साइट पर दोनों की जानकारी उपलब्ध रहेगी।
भगवान शिव के पंच केदार व भगवान विष्णु यानी बद्रीनाथ के पंच बद्री धाम है। धर्म ग्रंथों में पंच बद्री को बैकुंठ कहा जाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में वर्तमान में भारत के कुल 42 स्थल हैं, जिनमें से 42वां होयसल मंदिर समूह है। इसमें 33 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक और वहीं 2 मिश्रित हैं। सबसे पहले सन 1983 में अजंता एलोरा की गुफाएं और ताजमहल और आगरा के लाल किलों को शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये थी 4 महत्वपूर्ण खबरें जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं, जिनको आज की इस वीडियो में हमने कवर किया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।